अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 11। तो जो लेक्चर नंबर 11 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को। तो लास्ट के जो 3-4 लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिटेल से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को डिस्कस किया है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए हैं जो कि पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत दफ़ा ये टॉपिक जो है वो रिपीट हो चुका है। तो डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर नंबर 11 में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को। The greenhouse effect is a process that occurs when the gases in Earth's atmosphere trap the sun heat. This process makes Earth much more warmer. Greenhouse is one of the things that makes Earth a comfortable place to live in. अच्छा जी, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अक्कर होता है, जो कि तब होता है जब जो गैसेस होती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सन की हीट है उसको ट्रैप कर लेती हैं। तो आपको पता है जो सन की हीट है, जो सन की रेडिएशन है वो ज़मीन पर आती हैं और ज़मीन पर आने के बाद वो ज़मीन से रिफ्लेक्ट होके बाहर को चली जाती हैं। बट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हमारी एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनकी लेयर्स बन गई हैं। तो वो जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, जो सन की हीट है उसको ट्रैप कर लेती हैं। तो जो हीट होती है सन की वो ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर नहीं निकल सकती। तो जब वो हीट ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलती तो हमारी जो अर्थ है वो और ज़्यादा फिर गर्म हो जाती है। और जब हमारी अर्थ जो है वो अगर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती चली जाए तो हम अर्थ पर फिर कंफर्टेबली रह नहीं सकते। तो अभी हम डिस्कस करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ ब्लेसिंग को, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किस तरह एक ब्लेसिंग है। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो मेंटेन्स करता है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विच इज़ 15 डिग्री। इफ़ द ग्रीन हाउस unable to maintain the temperature, the earth would be freeze. It also helps plant in the process of photosynthesis. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है वो डिफरेंट गैसेस की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में बन गई हैं किस तरह हमारी जो ज़मीन है उसको दिन ब दिन वार्मर बना रही है। अगर जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो जो सन की हीट आ रही है उसको अगर ब्लॉक कर दे तो फिर जो सन की हीट है वो ज़मीन पर नहीं पहुंच सकेगी। तो जब सन की जो हीट है, जो रेडिएशन है वो ज़मीन पर नहीं पहुंच सकेगी तो हमारी जो अर्थ है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के एनहेंस होने से क्या क्या इफ़ेक्ट जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं और ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट कैसे हो रही है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ शामिल हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज इंक्रीजिंग in our atmosphere. It means more absorption of solar radiation and ultimately the re-emission of solar radiation into an earth atmosphere. तो ये वही बात है जो कि हमने अभी कुछ देर पहले बात की है कि जो सन की रेडिएशन है वो फिर ट्रैप हो जाती है। तो जब वो ट्रैप हो जाती है तो वो गैसेस के साथ रिफ्लेक्ट करके दोबारा ज़मीन पर वापस आ जाती है। और जो एनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें जो पहला रोल प्ले हो रहा है उसको अफेक्ट करने में उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो जब एनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जो सन की रेडिएशन है वो ज़मीन पर री एमिट हो रही हैं तो उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ रही है। सो ड्यू टू री एमिशन ऑफ सोलर रेडिएशन इन आवर एटमॉस्फेयर it would rise the temperature of the earth's atmosphere that would lead to global warming। तो जब हमारी जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा
तो हमारी जो ज़मीन है वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो फेस करनी पड़ेगी। देन है क्लाइमेट चेंज। तो आप देखें एक पूरा पैटर्न जो है वो चल रहा है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ट्रैप कर रही हैं सन की रेडिएशन को। सन की रेडिएशन जो है वो फिर ट्रैप हो रही है ज़मीन में, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो गर्म हो रही है। हमारी जो अर्थ है वो गर्म हो रही है, तो उसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग जो है वो फेस करनी पड़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें फिर क्लाइमेट चेंज जो है उसको भी बियर करना पड़ रहा है। सो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स वुड मेल्ट विच वुड इंक्रीज द सी लेवल। तो जब हमारी जो ज़मीन है वो गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तेज़ हो रही है दिन ब दिन, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो पोलर आइस कैप्स हैं और जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। तो जब जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली जो सी लेवल है वो राइज़ करेगा। तो जब सी लेवल जो है वो राइज़ करेगा तो देयर वुड बी मोर चांसेस ऑफ फ्लडिंग एंड डिजास्टर। सो ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट इज नोन एज क्लाइमेट चेंज। तो जब सी लेवल जो है वो राइज करेगा तो ऑटोमेटिकली जो सी का लेवल है वो सरफेस के लेवल से ऊपर आ जाएगा, और वो फिर जो सारा पानी होगा वो फिर फ्लड की सूरत में या किसी और डिजास्टर की सूरत में हमें फिर फेस करना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी आप एक वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह जो पोलर आइस हैं या जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो किस तरह मेल्ट हो रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ मेजर रिपोर्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो सबसे पहली रिपोर्ट है वो है GCR, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क। अच्छा जी, जो GCR है उसको मैं एलिबोरेट करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आप जो हैं वो लिखते जाइएगा अपने नोटबुक पर। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान वुड इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, it will be a major threat to commodities because 1 degree centigrade increase in temperature would lead to the 15 to 20% effect on wheat and rice. So the less production would be a great threat to economy of Pakistan. So climate change is a great threat to the economy. तो जो GCR है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि अगर पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री जो है वो और ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो 1 डिग्री जो है अगर ज़्यादा होता है तो ओवरऑल 15 to 20% उसका जो इफेक्ट है वो वीट और राइस की प्रोडक्शन पर देखने को मिलेगा। तो अगर हमारी जो वीट और राइस की जो प्रोडक्शन है वो 15 to 20% इफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो और ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगी। जो सेकंड रिपोर्ट है वो है नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ड्राफ्ट NCCPD। इट स्टेट्स दैट इन 2060 Pakistan Port Qasim will submerge. That will lead to the effect on export and import market of Pakistan. तो जो NCCPD रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2060 में पाकिस्तान की जो पोर्ट कासिम है वो डूब जाएगी, जिसका इफेक्ट जो है वो बहुत बुरा होगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा। देन जो थर्ड रिपोर्ट है वो है UN रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। इट आर्ग्यूज दैट constant floods will coerce people to migrate from rural to urban suburbs, which in result may collapse the administration of urban areas due to scarcity of facilities such as health, education, residents, and this will ultimately will lead to the chaos. तो जो UN रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज है वो ये कहती है कि अगर पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टेंटली फ्लड्स को फेस करता रहेगा, और आपको पता है फ्लड्स क्यों आते हैं, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर क्लाइमेट चेंज होता है।
तो जो रेगुलर फ्लड्स हैं वो कोवर्स करेंगे, मींस के लोगों को मजबूर करेंगे कि वो रूरल एरिया से उठकर अर्बन एरिया की तरफ मूव कर जाएं या माइग्रेट हो जाएं। तो जब अर्बन एरियाज जो हैं वो लोगों से भर जाएंगे तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो फेल हो जाएगी, क्योंकि वो ना तो प्रॉपरली हेल्थ फैसिलिटीज़ को मैनेज कर सकेगी, ना एजुकेशन को मैनेज कर सकेगी, ना कमोडिटीज़ को मैनेज कर सकेगी। मीन्स के वहाँ पर टोटली मिसमैनेजमेंट जो है वो आ जाएगी। तो जब मिसमैनेजमेंट जो है वो आ जाएगी तो अल्टीमेटली ये एक केओस को जन्म दे सकती है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस को। मींस के ये जो प्रोसेस है वो किस तरह हो रहा है, क्या कॉजेज जो हैं वो जनरेट करती हैं क्लाइमेट चेंज को या ग्लोबल वार्मिंग को। तो जो पहला है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और देन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज जो है उसे फिर बेयर करना पड़ता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद जो ब्लैक कार्बन डिपॉजिट है वो भी अहम रोल जो है वो प्ले करता है। तो जो ब्लैक कार्बन है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, किस तरह फॉर्म होता है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो फॉसिल फ्यूल की, वुड्स की या किसी और फ्यूल की। तो जो इनकम्प्लीट कंबशन होती है वो फिर ब्लैक कार्बन डिपॉजिट को जनरेट करती है। देन द थर्ड वन इज लैंड यूज चेंजेस। तो हमने जो ज़मीन है उसकी जो डायनामिक्स है उसको ही चेंज कर दिया है, क्योंकि जो फॉरेस्ट कवर है उसको हमने सोसाइटीज़, बिल्डिंग्स और डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट में चेंज कर दिया है। देन जो फोर्थ वन है वो है वोल्केनिक इरप्शन। तो जो वोल्केनिक इरप्शन है वो एक नेचुरल फिनोमेनन है, उसको जो हम है वो चेंज नहीं कर सकते। बट जो ऊपर बाकी के फिनोमेनन हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज को। तो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि हमें इंडिकेशन देती हैं क्लाइमेट चेंज की। तो जो पहली रिपोर्ट है वो है AGGI, एनुअल ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स। तो इस रिपोर्ट को मैं वर्बली बोलता हूँ तो आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। Our atmosphere has now more than ever the concentration of greenhouse gases. 1990 to 1991 was a base year. In 1991, the value of carbon in our atmosphere was 1 degree, and latest indications suggest that now our atmosphere contains 1.45 degree centigrade, which means 45% increase in greenhouse gases. And we know greenhouse gases lead to the global warming and to climate change. तो हमारी एटमॉस्फेयर जो है उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन है वो पहले से भी कई ज़्यादा है। 1991 या 1990s को अगर हम बेस ईयर देखें तो 1991 में जो कार्बन की वैल्यू हमारे एटमॉस्फेयर में थी वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड थी। बट जो लेटेस्ट रिपोर्ट हैं वो ये कहती हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन की वैल्यू है, जो अमाउंट है वो है 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका मतलब है कि हमारी एटमॉस्फेयर में 45% इंक्रीज़ हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस में। और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो आपको पता है दैट दे लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड टू क्लाइमेट चेंज। जो सेकंड इंडिकेशन है वो है आर्कटिक सी आइस एक्सटेंट। तो जो आइस है आर्कटिक सी में वो 40% तक डिक्रीज हो गई है। और आइस जो है वो क्यों मेल्ट हो रही है? बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर। देन है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम पिछले 13 साल को देखें तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज किया है 16%। इन लास्ट 13 ईयर्स कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ इंक्रीज्ड 16%। और जो कार्बन है वो हमें पता है कि वो मेजर ग्रीन हाउस गैस है। देन उसके बाद है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
जो पोलर आइस कैप्स हैं और जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। अच्छा जी, इन तमाम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में हम देखते हैं कुछ सनी साइड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की। तो सनी साइड जो है वो क्या है, तो सबसे पहला है कि ग्लोबल कोऑपरेशन। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए आपको पता है कि कंट्रीज़ जो हैं वो ग्लोबली एफर्ट्स कर रही हैं। आप कॉप की एग्जांपल ले लें, आप और डिफरेंट ट्रीटीज़ की एग्जांपल ले लें। देन है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो जब ग्लोबल कोऑपरेशन होती है तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैदा होती हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। तो वो जो स्टेप्स हैं उनको फुलफ़िल करना होता है। तो उनकी फुलफ़िलमेंट के लिए फिर हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। देन है टेक्नोलॉजी इंडक्शन। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो थ्रेट हैं उनको रिड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमें तेज़ी देखने को मिली है। लेस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल जो है वो हमें देखने को मिला है कि दुनिया की जो कार्स हैं वो इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। देन है न्यू रिसर्च और डिफरेंट जो स्टडीज़ हैं वो प्रोड्यूस